तो सनातन का अपमान कबूल है। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही नहीं। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं ये। जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए और जा कमर झुक गई, कंधे झुक गए। नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा और अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की पुलिस, बिहार की पुलिस या उन तमाम राज्यों की पुलिस जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो किस तरीके से उन प्रदर्शनकारियों के साथ पेश आ रही हैं, वो तस्वीरें आपने देख ली होगी। हालात ये हैं कि कुछ छात्र संगठन, खासतौर पर लेफ्ट के लोग, जंतर मंतर पर दोबारा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे लोग जो है उन छात्रों का साथ जो है छोड़ चुके हैं। तस्वीरें तमाम सारी हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ एक वो तबका है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि ठेके पर हायर कर रखा है कि जाओ तुम नफरत फैलाओ, जाओ तुम महात्मा गांधी को गालियां बको, जाओ तुम दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करो। भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पल रहे ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो खुले में घूम रहे हैं, जो तमाम सारे इस देश के महापुरुषों को गालियां बकते हैं, जो उनकी वैचारिकी से मेल नहीं खाते, लेकिन वो छुट्टा घूम रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही है, इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए सड़क छाप गुंडे, नफरती चिंटू खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं ये तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले भाजपा का गोदी मीडिया पत्रकार गलत व्यक्ति के हत्थे चढ़ गया। दोस्तों, अमन चोपड़ा नाम आपने सुना होगा। इसने अभी अभी अपना कोई नया चैनल बनाया और वहां भी इसने वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की। अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का इंटरव्यू करने के लिए ये आदमी गया और वहां पर दोस्तों इसने बदतमीजी की, अभद्रता की। और फिर उसके बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने किस तरीके से बत्ती बंद करके इसकी कुटाई की है, किस तरीके से इसको एक तरीके से वहां पर जलील किया गया है, वो आप देखिए, क्योंकि वहां पर ये नफरत फैलाने गया था। पहले वो वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद शंकराचार्य को लेकर के इसने किस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले खुद अमन चोपड़ा नाम के इस नफरती चिंटू एंकर ने सनातन की सर्वोच्च पदवी पर आसीन शंकराचार्य जी का अपमान किया है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा और कैसे फिर इसका इलाज हुआ है वो भी देख लीजिए। देखिए जरा ये वीडियो। तो सनातन का अपमान कबूल है। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही नहीं। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं ये बुलाइए ना इनको, इधर आइए, इधर आइए। अरे नहीं, तो ये शंकराचार्य का इंटरव्यू करने पहुंचा था, वहां पर इसने वही काम किया जो हामिद अंसारी के साथ किया था और ये हर उस आदमी के साथ वही काम करता है जिससे इसकी नफरत की पौध, नफरत की फसल जो है वो लहलहाती रहे। कोई भी आदमी सामाजिक सद्भाव, धार्मिक एकता की बात ना कर सके, ऐसे में गोदी मीडिया के एंकर जो जंतर मंतर पर पहुंचने की अपनी हिम्मत नहीं दिखा सके, वो शंकराचार्य से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि अपनी मर्यादा को खूंटी पर टांग दे रहे हैं और उसको ऐसा ही सबक भी सीखने को मिला। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इसी वीडियो का हिस्सा इसने शॉर्ट्स में फेसबुक पर शेयर किया और उसका जो थंबनेल लगाया है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। इसने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद, एक तरीके से उनको मुस्लिम शब्दों से नवाजे जाने की कोशिश इसने की है। आप ये उसका जो आप कह लीजिए कि इसका जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स का जो थंबनेल है, उसने उसमें इस तरीके की बातों का, इस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया है। बौखलाया हुआ कह रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद, अभिमुक्तेश्वरुद्दीन, ये सनातन धर्म का अपमान करने वाला 2 कौड़ी का जाहिल एंकर सनातन हिंदू, सनातन संस्कृति के सर्वोच्च पदवी पर आसीन शंकराचार्य जी को इस तरीके के शब्दों से नवाज रहा है। सिर्फ क्यों?
क्योंकि ये मोदी और शाह का चिंटू बना हुआ ये आदमी सीधे तौर पर उनका एजेंडा चला सके और इसीलिए इसको वहां से इसका तबीयत से इलाज करके भेजा गया है और इसीलिए ये इस तरीके के उलूल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई। दूसरी तरफ दिल्ली में उन तमाम सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या अलग अलग किसी भी हिस्से के लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ लगातार एक एजेंडा चल रहा है और गाली देने वालों पर एक्शन होना चाहिए और गाली देना कभी भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि इन्हीं नफरतियों की जमात की एक महिला कुख्यात, गाली बकने के लिए कुख्यात, नफरत फैलाने के लिए कुख्यात, हिंदू मुसलमान करने के लिए कुख्यात, मतलब आप समझ लीजिए किसी भी सभ्य समाज के लिए कैंसर बन चुकी ये महिला खुलेआम घूम रही है। ये महात्मा गांधी को गाली दे रही है। देखिए जरा। बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए और चली की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक। ये है रिद्धिमा शर्मा नाम की नफरती औरत जिसने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया आपने देखा। अश्विनी सोनी लिख रहे हैं कि इस देश के राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहने वाली इस बदतमीज रिद्धिमा पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचती है, रीलबाजी करती है। अगर पीएम का अपमान करना गलत है तो राष्ट्रपिता का अपमान करने पर एनएसए लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी अभी तक इसे छूट दे रखी है क्या? टैग करके लोग पूछ रहे हैं। अजीत अंजुम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले के माथे पर किसका हाथ है? जो लोग नड्डा के साथ रील बनाते हैं, ये जेपी नड्डा के साथ रील बनाती हुई पकड़ी गई थी। देखिए ये वीडियो, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बैठी हुई, तो इसको कैसे नहीं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उसने ऐसे तमाम सारे नफरती चिंटुओं की पूरी फौज इकट्ठा की है जो समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीर एक प्रोटेस्टर्स की, एक महिला को लेकर के, लेकिन उसको घर खाली करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या कुछ कहा था ये आपकी स्क्रीन पर जरा ये पहले वीडियो देखिए। ना हम घर जाते ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें यह दिया गया बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। तो चलो हम तो ये जो महिला है, ये जो लड़की है, इसने जंतर मंतर पर जा करके दोस्तों वहां पर एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13वीं को लेकर के समोसे और इस तरीके का जिक्र किया था। और अब जहां पर ये किराए से रहती थी उसने जो है इसका मकान खाली करवा लिया है। लेकिन इस लड़की की आवाज़ में किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई आप कह लीजिए कि कोई किसी मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये महिला किसी भी तरीके से लड़की अपने द्वारा बोले गए शब्दों पर कोई इसको पश्चाताप नहीं है। मुझे नहीं पता है कि इसको पश्चाताप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया ये आप देखिए। अनुपम मिश्रा ने ये ट्वीट किया, लिख रहा है कि मोदी की 13वीं मना रही इस अनपढ़ लड़की ने अपने पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया, मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, भीम आर्मी की सदस्य को नीट और सीबीएसई का फुल फॉर्म तक नहीं पता था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए आपको नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और सीबीएसई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। उस हिसाब से जो लोग अनपढ़ हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अनुपम मिश्रा दरअसल ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा, इसको किस तरीके से नफरती चिंटुओं को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए जरा। जो लगातार समाज के लिए, हिंदू समाज, सनातन समाज के लिए लड़ता रहता है और हमारे बीच में और भाई आ चुके हैं। देखो मेघा बहन तो पहले से ही थी, मैं बोल ही रहा था कि झांसी की रानी है और ये दूसरे महाराणा प्रताप। देख रहे हैं तो ये किस तरीके से, ये वो लोग हैं, ये वो गुंडे हैं। यही गुंडा था जो वहां पर जंतर मंतर पर छात्रों को पीट रहा था, बाहर निकलने वाले छात्रों को अकेला पा करके पीट रहा था, क्योंकि ये अगर अंदर जाता तो इसका तगड़ा इलाज हो सकता था। अंदर नहीं गया तो ये बाहर खड़े होकर के पीट रहा था। और ऐसे ही वो लड़की जो लगातार इस तरीके की नफरत फैलाने का काम समाज में करती है, और ये उसका वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया।
इन तमाम सारी खबरों के बीच एक प्रदर्शनी लगाई गई दिल्ली पुलिस के अत्याचार की, सरकारी अत्याचार की। ये वीडियो देखिए जरा। ये जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिनको मारा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, यह उनकी प्रदर्शनी दोस्तों नॉर्थ कैंपस आर्ट फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लगाया गया। उस तरीके से ये वो चप्पल, वो घायल लोग, तमाम सारे वो एक तरीके से पूरी की पूरी प्रदर्शनी लगाई गई। मैं आपको बता दूं एक और एजेंडा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाकायदा, ऐसा खबरों में दावा किया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दिल्ली पुलिस के घर वाले थे, वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान घायल हुए उनके साथ पूरी संवेदना होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को आदेश किसने दिया? आका कौन था? आका को क्यों छोड़ा गया? आका का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आका तो चुपचाप बैठा हुआ है। पिटे हैं छात्र, पिटे हैं पुलिसकर्मी, और आका मस्त तालियां पीट रहा है। इसलिए आका पर एक्शन होना चाहिए, आका का इस्तीफा होना चाहिए, यह सीधे तौर पर मांग भी हो रही है। इस बीच दिल्ली में संसद भवन के बाहर चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से क्रिएटिव अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश की। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इसमें इस वीडियो में हालांकि कुछ म्यूजिक है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। इसमें अवधेश प्रसाद है, अयोध्या से सांसद, इसमें संजय सिंह है जो चंदा डाल रहे हैं दान पात्र में, और उसके बाद दोस्तों एक तरीके से चंदा चोरी को लेकर के ये नाट्य मंचन किया गया है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और इसमें ये बेसिकली प्रदर्शित करने की कोशिश की विपक्ष ने की है कि किस तरीके से राम मंदिर का भी चंदा ये लोग डकार गए हैं। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मशहूर कोडीन कफ सिरप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा धमाका किया, और यह धमाका उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की वजह से प्रभावित करने की कोशिश करने वाले वो भ्रष्टाचारी जो न्यायपालिका में दखल देना चाहते हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, जज साहब ने स्वयं बोला है। राजेश साहू का एक ट्वीट देखिए। कहा गया कि कोडीन कफ सिरप मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जज तक निजी पहुंच बनाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कृष्ण पहल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन बताया। कृष्ण पहल ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। जज ने सभी संबंधित लगभग 80 जमानत मामलों को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि उन्हें किसी उपयुक्त पीठ को सौंपा जा सके। अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी। गुरुवार को भोला प्रसाद की जमानत अर्जी सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश बाद में सुनाया जा रहा था। सुनवाई शुरू होते ही जज कृष्ण पहल ने कहा कि निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद वादकारी पक्ष यानी कि आरोपियों की ओर से पीठाधीन न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंच बनाने का प्रयास किया गया। अदालत ने कहा कि ऐसे प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता पर सीधा हमला है। इन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि किस लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है, किस स्तर पर। मतलब जज साहब को भी एक तरीके से उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई किस तरीके से अपराधियों को बचाया जा सके। तो ये इसी को लेकर के अमर उजाला का ये कटिंग देखिए। ऊपर योगी आदित्यनाथ का बयान और नीचे 900 करोड़ कोडीन कांड में जज को प्रभावित करने का प्रयास। ये अमर उजाला की हेडलाइन है। अभिषेक लिख रहे हैं, आज का अमर उजाला अद्भुत है। फ्रंट पेज पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान छपा है कि माफिया के पैरोकारों की अब खैर नहीं है, और उसके ठीक नीचे 900 करोड़ के कोडीन कांड में जज को प्रभावित करने के प्रयास की खबर छपी है, और उसके बाद छपा है व्यावसायिक गतिविधियों का अड्डा बन चुके हैं थाने और हाईकोर्ट। अमर उजाला बिना कुछ लिखे ही सब कुछ लिख दिया है। हालात से फटे को कलम की सुई से सिया है। यह सीधे तौर पर अमर उजाला ने अपने तरीके से अपनी पत्रकारिता कर दी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह कांड किया जा रहा है। दोस्तों तमाम सारे लोग इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।